we are going to have a demo practical session of Java Beans. So far, we have discussed Java Beans in last week, and it was a part of unit number 4 JSP. JSP का जो लास्ट चैप्टर था जावा बिन, मतलब JSP पूरे यूनिट में JSP जो यूनिट हमने डिस्कस किया जिसमें JSP से रिलेटेड काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने डिस्कस किए 5 अलग अलग तरह हमें बताई गई कि जावा के कोड को कैसे हम JSP में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि JSP को बनाने का मकसद वो दिखने में एक नॉर्मल वेब पेज जैसा लगे, वो दिखने में जावा का पेज न लगे। देखो सर्वलेट को जब आप देखोगे ना तो वो आपको पूरा जावा का प्रोग्राम दिखेगा, बट JSP तो JSP को बनाने का इंटेंशन यही है कि एक पूरा नॉन जावा वेब पेज जैसा दिखना चाहिए, पूरा HTML और XML जैसा ही उसमें सब कुछ दिखना चाहिए, और पर्दे के पीछे उसमें जावा का कोड भी होगा और रन भी होगा। तो ये तो हमें पता ही है कि भाई JSP का पेज इंटरनली तो सर्वलेट ही बनता है, तो होगा तो पूरा जावा का कोड, थोड़ा बहुत नहीं, पर्दे के पीछे सब कुछ जावा का ही कोड है। HTML जो लिखा है आपने JSP में, जो आप HTML लिखते हो ना, वो भी क्या होता है, वो भी जावा का कोड ही बनता है। प्रिंट एलन स्टेटमेंट में डबल कोट्स में लिखा जाता है वो। तो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरीके हमें बताए गए कि भाई JSP में हम जावा का कोड कैसे लिखते हैं। शुरुआत की थी स्क्रिप्टलेट्स, एक्सप्रेशंस और डिक्लेरेशन के, जहां पे हम प्योर जावा का कोड लिखते हैं JSP में, JSP के पेज में। तो क्या होता है कि JSP को कोई देखेगा तो उसे वो जावा का कोड दिखाई देगा। मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसे जावा का नॉलेज नहीं है और वो अगर आपका ऐसा पेज देखता है कि जिसमें आपने जावा का कोड लिखा है, तो शायद वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा या उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप ये बताया गया कि कोर जावा का कोड लिखने से लेकर पूरा नॉन जावा सिंटेक्स, जावा की सिंटेक्स भी यूज कर सकते हैं, और जावा में जो आपने नहीं पढ़ा कोर जावा में ऐसी भी सिंटेक्स की जो दिखने में HTML और XML जैसी हो, ऐसी सिंटेक्स को भी आप जावा के कोड को रन करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमने देखा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ऐसी ही एक चीज है, बिन। बिन मतलब जावा का एक क्लास, उसका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होता है। तो सपोज समझ लो कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को बनाया है, उसमें डेटा रखा है। तो हमने ये कोर जावा में पढ़ा है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उसे एक्सेस करने के लिए, मतलब उसे रीड करने के लिए, उसमें कुछ स्टोर करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ता है न्यू के द्वारा। फिर हम उस ऑब्जेक्ट की अलग अलग मेथड्स को कॉल करेंगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस गेटर एंड सेटर मेथड्स। तो यहाँ पे हमें JSP के पेज में से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए अलग मैकेनिज्म, अलग सिंटेक्स दी गई, अलग रचना उन्होंने यहाँ पे दी है। तो वो जो रचना हमें दी गई है वो है JSP यूज बिन, JSP गेट प्रॉपर्टी, JSP सेट प्रॉपर्टी। और जो वो क्लास, जो हम क्लास बनाएंगे जिसका मकसद केवल और केवल डेटा को स्टोर करना, उसे कहते हैं जावा बिन। तो शुरुआत करेंगे हम एक सिंपल जावा बिन को बनाने से। सी a bin class has a default constructor. It is must be if it is to be created from JSP. अगर bin class का ऑब्जेक्ट आप JSP से बनाने वाले हो, JSP से उसको क्रिएट करने वाले हो, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आवश्यक है। और उसके मेंबर्स कैसे होने चाहिए, पब्लिक नहीं होने चाहिए, प्राइवेट होने चाहिए। और फिर उन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए गेटर एंड सेटर मेथड्स होनी चाहिए। तो हम आइए एक छोटा सा ऐसा क्लास बनाते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक पैकेज, तो हम सपोज अपना ही रखते हैं, पैकेज वी फॉर यू, ठीक है। और यहाँ पे हम एक पब्लिक क्लास बनाते हैं, हमें बिन क्लास बनाना है ना। तो सपोज हम उस बिन का नाम रखते हैं आइटम, आइटम बिन, ठीक है। क्या नाम रखा हमने, आइटम बिन, कोई भी नाम रख सकते हो। अब उसके अंदर प्राइवेट मेंबर्स रखते हैं हम, सपोज प्राइवेट इंटीजर आइटम कोड, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग
आइटम नेम। अभी के लिए केवल हम डेमो कर रहे हैं तो केवल दो ही चीज रखते हैं, सपोज आइटम नेम और आइटम कोड। फिर यहाँ पे दोनों मेंबर्स को प्राइवेट रखा। फिर एक कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे यहाँ पे आइटम बिन, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफॉल्ट है, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जस्ट अगर मुझे इनिशियल वैल्यू देनी है तो मैं सपोज कुछ दे देता हूं, ठीक है ना। या फिर नो नेम, जो भी रखना चाहे हम यहाँ पे इनिशियली, है ना। अब देखो, पब्लिक क्लास बना है, मेंबर्स प्राइवेट है, कंस्ट्रक्टर बना है, डिफॉल्ट। अब गेटर और सेटर मेथड्स। अब पहले मैं इस आई कोड के लिए एक गेटर मेथड बनाता हूं पब्लिक। देखो गेटर मेथड में क्या होता है, रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप क्या होगी, जो इसकी डेटा टाइप है। तो मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक इंटीजर। और फिर जो देखो गेटर और सेटर मेथड्स के नाम आपको सही ढंग से लिखने हैं, तभी वो जेएसपी में नॉन जावा सिंटेक्स से एक्सेस हो पाएगा। अदरवाइज जावा का सिंटेक्स आप यूज करना चाहते हो तो कर ही सकते हो, लेकिन नॉन जावा डेवलपर भी उसको एक्सेस कर पाए, ये हमारा मकसद होता है ना। तो देखो कैसे रखना है, गेट, फिर ये नाम क्या है पूरा, आई कोड। क्या लिखना है यहाँ पे, आई कोड। लेकिन ये पहला अक्षर जो है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल। इस तरह का नाम आपको रखना है, क्योंकि जब हम जेएसपी के पेज से इस प्रॉपर्टी को, एक्चुअली ये जो वेरिएबल्स है ना उसको बिन की प्रॉपर्टीज कहते हैं। जब हम इन प्रॉपर्टीज को जेएसपी से एक्सेस करेंगे, सपोज कि मैंने गेट प्रॉपर्टी के जरिए आइटम कोड को एक्सेस किया, तो इंटरनली सर्वर ऐसी मेथड ढूंढेगा, और अगर नहीं मिलेगी तो वो एरर देगा। इसलिए ऐसा नाम रखना है आपको। जैसे कि मैं अगर वहां पे लिखता हूँ जेएसपी पेज में गेट प्रॉपर्टी लिखता हूँ, और वहां पे प्रॉपर्टी का नाम मैं रखता हूँ प्राइस। प्राइस करके मैं ऐसा एक्सेस करता हूँ कि भाई मुझे प्राइस प्रॉपर्टी चाहिए, तो इंटरनली गेट प्राइस नाम की मेथड ढूंढी जाएगी, इस तरह की। समझे। तो देखो यहां से हमें इंटीजर रिटर्न करना है, वो क्या है, अपना ये वेरिएबल। तो हम रिटर्न करेंगे आई कोड। फिर ये गेटर मेथड थी अपने आइटम कोड के लिए। अब सेटर मेथड अपने आइटम कोड के लिए। तो अब सेटर मेथड में रिटर्न टाइप तो वॉइड होती है ना। और उसका नाम कैसा होता है, सेट आई कोड। लेकिन आई कैसा, कैपिटल। क्योंकि जब आप जेएसपी के पेज से सेट प्रॉपर्टी लिखोगे और वहां पे प्रॉपर्टी का नाम आप लिखोगे प्राइस, तो वहां पे प्राइस लिखोगे और फिर उसको वैल्यू भी कुछ दोगे, जैसे कि 50। तो इंटरनली क्या होगा, आपने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिन ऑब्जेक्ट बनाया है उसके द्वारा मेथड कॉल की जाएगी सेट प्राइस, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास की जाएगी 50। तो यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट पास करनी है, कौन से टाइप की, जिस टाइप का ये वेरिएबल है उस टाइप की। इंटीजर, सपोज आई, आईसी, आई कोड, आइटम कोड के लिए आईसी। अब यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पास हुई है वो हमें किसे देनी है, आई कोड को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कोड इक्वल टू आईसी। ठीक है, ये हो गया गेटर और सेटर किसके लिए, आइटम कोड के लिए। अब मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं, किसके लिए, आइटम नेम के लिए। अब देखो इस वेरिएबल का नाम क्या है, आई नेम। तो यहाँ पे जो गेटर मेथड बनेगी उसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग, क्योंकि ये वेरिएबल कौन सी टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर वेरिएबल मेथड का नाम क्या रहेगा, आई नेम, और उसमें से रिटर्न भी क्या करेंगे, आई नेम। फिर सेटर मेथड फॉर आइटम नेम, तो यहाँ पे सेट आई नेम, और जो आर्ग्यूमेंट पास होगी वो कैसी होगी, स्ट्रिंग आई एन।
यहाँ पे भी IN। ठीक है। अब आपके इस क्लास में जितनी ऐसी प्रॉपर्टीज है ना, सबके लिए आप ऐसे गेटर और सेटर मेथड लिखोगे। एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि अगर आपके क्लास में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको आप बाहर से सेट करवाना नहीं चाहते हो, रीड ओनली रखना चाहते हो, तो आप उसके लिए सेटर मेथड नहीं लिखोगे। अगर सेटर मेथड सपोज मैं ये नहीं लिखता नेम के लिए, तो क्या होगा, बाहर से इस बिन का नाम सेट नहीं हो सकता, क्योंकि सेटर मेथड है ही नहीं, तो सेट प्रॉपर्टी वहां पे काम नहीं करेगा। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसको मैं रीड ओनली रखना चाहता हूं, तो मुझे ये सेटर मेथड नहीं लिखनी है। अब इस बिन को मैं सेव करता हूं, नाम देता हूं उसको आइटम बिन। ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। अगर कहीं पे हमने गलती की है तो एरर आएगी, अदरवाइज ये स्टोर हो जाएगा, सॉरी कंपाइल हो जाएगा। अब इस कंपाइल हुए क्लास को, ये जो अपना आइटम बिन बना है क्लास, आइटम बिन क्लास, उसे हमें कहाँ पे रखना है, अपने फोल्डर में, अपनी एप्लीकेशन के फोल्डर में, वेब INF के अंदर, क्लासेस के अंदर। ठीक है, क्लासेस के अंदर डायरेक्टली आपको वहाँ पे रख देना है। हाँ, हमने अगर उसे पैकेज में रखा है तो फिर उस हिसाब से रखना होगा। देखो, V4U पैकेज है तो उसके अंदर रखना होगा आइटम बिन। देखो अभी मैंने इसमें आइटम बिन को सेव कर दिया अपने V4U क्लास, V4U फोल्डर के अंदर। ठीक है ना, इसके अंदर अभी ये आ चुका है। अब क्या करेंगे, हाँ, अब हमारा ये बिन क्लास बन गया। अब हम डायरेक्टली एक JSP पेज बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मुझे बिन एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, JSP यूज बिन, फिर ID इक्वल टू, सपोज मैं इसे नाम देता हूँ आइटम, अपना आइटम बिन है ना, तो सपोज मैं नाम देता हूँ ID इक्वल टू पार्ले, और स्कोप तो देना नहीं है, क्लास इक्वल टू V4U डॉट आइटम बिन, V4U डॉट आइटम बिन। ठीक है। हाँ, और स्कोप भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे पार्ले नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल कौन सी टाइप का, V4U डॉट आइटम बिन का बनेगा। अब सपोज यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करते हैं H2, क्या क्या उसमें है, आइटम कोड, सपोज आइटम कोड हम डिस्प्ले करना चाहते हैं यहाँ पे,
तो आइटम कोड को, तो आइटम कोड किसका, इस बिन का, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, JSP गेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू पार्ले, यहाँ पे जो नाम दिया है वो नाम लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, पार्ले। फिर प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आइटम कोड, यहाँ पे जो दिया है नाम आइटम कोड, और बस इतना। उसी तरह से हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे आइटम नेम को, पार्ले, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइटम नेम। इस JSP पेज को हम नाम देते हैं JSP आइटम, ठीक है। JSP आइटम ऐसा नाम दिया इसको, और इस पेज को मैं रखता हूं अपने रूट फोल्डर में, ठीक है ना, रूट में रखेंगे JSP आइटम। अब हमारा सर्वर ऑलरेडी चालू है, यहाँ पे njsmti/jsp item.jsp bin डेमो, आइटम कोड इक्वल टू 0, आइटम नेम इक्वल टू एम्प्टी। देखो यहाँ पे जब हमने ये लिखा तो इस लाइन में आइटम बिन का ऑब्जेक्ट बना। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बना, इस लाइन में जब आइटम बिन का ऑब्जेक्ट बना, जिस रेफरेंस वेरिएबल को नाम दिया गया पार्ले, तो वो बनाते वक्त क्या होगा, एक्चुअली ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो आइटम कोड 0 हो गया और आइटम नेम क्या हो गया, एम्प्टी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने आइटम कोड और आइटम नेम को डिस्प्ले कर दिया। तो आइटम कोड 0 और आइटम नेम क्या है, एम्प्टी है। तो देखो यहाँ पे आउटपुट में वो आ गया, ठीक है ना। बट जब ये चीज यहाँ पे आई 0 और एम्प्टी, है ना, तो एक्चुअली जब हमने ये JSP गेट प्रॉपर्टी लिखा ना, तो ये गेट आइटम कोड मेथड रन हुई और उसमें से रिटर्न हुआ आइटम कोड। उसी तरह से जब हमने ये लिखा JSP गेट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इक्वल टू आई नेम, तब ये मेथड कॉल हुई और रिटर्न क्या हुआ, आइटम नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं किया, इसलिए यहाँ पे उसकी जो इनिशियल वैल्यू हमने कंस्ट्रक्टर में लिखी थी वो आई। अगर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे एम्प्टी रखा होता, एम्प्टी, तो आउटपुट में क्या आता, तो आउटपुट में यहाँ पे आइटम कोड तो इनिशियली 0 आता, इंटीजर है इसलिए, यहाँ पे नल आता, स्ट्रिंग टाइप है इसलिए, लेकिन हमने उसको डिफॉल्ट वैल्यू देकर रखी। अब देखो हम उसकी प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, यहां से कैसे करेंगे, JSP सेट प्रॉपर्टी, ठीक है। आईडी इक्वल टू पार्ले, सॉरी आईडी नहीं, बट नेम इक्वल टू पार्ले, प्रॉपर्टी इक्वल टू आई कोड, और वैल्यू इक्वल टू आइटम कोड सपोज 101, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी इक्वल टू आई नेम और वैल्यू इक्वल टू पार्ले जी, ऐसा लिखा मैंने सेट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेट प्रॉपर्टी करने के बाद हम अगेन उसको डिस्प्ले करते हैं, और यहाँ पे जो हमने ये लिखा है तो एक काम करते हैं, इसको हम H3 में
डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर एक हेडिंग दे देते हैं, बिन डेटा। इनिशियल बिन डेटा, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे बिन डेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले बिन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाया, फिर उसकी प्रॉपर्टी को रीड किया। तो सेट करने से पहले रीड करेंगे तो प्रॉपर्टी तो उसकी एम्प्टी होगी, तो उसमें इनिशियल वैल्यू होगी। फिर प्रॉपर्टी को सेट करवाया, और सेट करने के बाद दोबारा उसको रीड किया। तो ये सभी चेंजेस करने के बाद हमें जेएसपी फाइल को दोबारा सर्वर पे रखना होगा, और अब उसको हम रन करेंगे। लाइन 15 मेरे ख्याल से क्लोज करना भूल गए होंगे, यहाँ पे तो बराबर है। पार्ले जी 15, सेट प्रॉपर्टी का स्पेलिंग गलत है, प्रॉपर्टी। देखो, initial bin data 0 and empty, then bin data 101 and parle जी। तो ये देखो, ये यहाँ पे जितना भी कोड लिखा है जेएसपी के पेज में, ये पूरा कोड कहीं पे भी आपको जावा का कोड लग रहा है? दिखने में कहीं पे भी आपको ये जावा जैसा लग रहा है? लग रहा है? जाग रहे हो सब या सो गए? જાગીએ જાગીએ આમાં જાવાનો કોડ ક્યાંય લાગે છે બેન? દેખાય છે જાવા જેવું ક્યાંય? नहीं सर। નહીં यहाँ पे जो कोड लिखा है, पू सब कोड जितना भी लिखा है, देखो ये सब जगह पे टैग ही लिखे, टैग। तो टैग्स किस में होते हैं? HTML में या XML में। तो पूरा पेज आपको दिखने में HTML और XML जैसा ही लग रहा है, लेकिन है कहीं कहीं पे जावा का कोड, और वो कोड पर्दे के पीछे रन हो रहा है। और आफ्टर ऑल जब सर्वर के पास ये पेज पहुंचेगा तो सब कुछ जावा ही हो जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा बंदा जिसको XML और HTML का नॉलेज है और जानता है, भली भांति जानता है कि कैसे टैग्स को यूज कर सकते, तो वो ऐसा पेज बना सकता है, भले ही उसको जावा का नॉलेज ना हो फिर भी। ठीक है, अब देखो हम इस पेज के ट्रांसलेशन से जो सर्वलेट बनी है उस पे एक नजर डालते हैं। JSP item डॉट जावा। देखो ये वो सर्वलेट जो इंटरनली बनी है, देखिए यहाँ पे, हाँ, JSP सर्विस मेथड, ये अपनी JSP सर्विस मेथड। हमने जो बिन बनाया, वो तो स्क्रिप्टलेट भी नहीं है, डिक्लेरेशन भी नहीं है, और JSP एक्सप्रेशन भी नहीं है। तो वो जाता कहां पे है? वो कोड जाता कहां पे है? देखो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा।
कोई बात नहीं। जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखो, जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर देखो ये कोड। अब ये कोड आपको जाना पहचाना लगेगा। जैसे हम कोर जावा में कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसा ही कोड है। देखो v4u.itemBin, ये तो क्लास का नाम हो गया। जो हमारा बिन क्लास है ना, आइटम बिन कौन से पैकेज के अंदर है? v4u। इसलिए इसे लिखना है, कहीं पे एक्सेस करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? पैकेज के बाहर v4u.itemBin। तो यहाँ पे क्या लिखा है? v4u.itemBin। फिर हमने जेएसपी के पेज में उस बिन को नाम क्या दिया है? आईडी पार्ले। तो यहाँ पे देखो पार्ले, इनिशियली इट इज नल। फिर पार्ले इक्वल टू हमने जो यहाँ पे ये लिखा है, फिर वहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो देखो वहां पे हमने एक लाइन लिखी, यहाँ पे दो लाइन बन गई। यहाँ पे उसको कास्ट किया गया और फिर गेट एट्रीब्यूट पार्ले, कहां से उसको ढूंढा गया? पेज कंटेक्स्ट से। याद है आपको? जब हम जेएसपी यूज बिन यूज करते हैं तो उसके साथ हम यूज कर सके ऐसा एक एट्रीब्यूट है स्कोप, जो हमने यूज नहीं किया, हमने अभी यूज नहीं किया है। तो अगर हम स्कोप का यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट स्कोप क्या होता है? बाय डिफॉल्ट स्कोप की वैल्यू क्या होती है? बाय डिफॉल्ट स्कोप की वैल्यू होती है पेज, है ना? हमने लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी? पेज होगी। अदरवाइज उसकी वैल्यू रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन, सेशन भी हो सकती है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि ये जो स्कोप है, ये जो बिन हमने बनाया, वो केवल और केवल करंट पेज में ही एक्सेस होगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट स्कोप उसका पेज स्कोप, पेज स्कोप में उसे ढूंढा गया और नहीं मिला, नहीं मिला। अगर पहले नहीं बना है तो नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो देखो यहाँ पे न्यू के जरिए नया ऑब्जेक्ट बनाया गया। मैंने कहा था ना, देखो यहाँ पे आप लोग पढ़ो। देखो यहाँ पे लिखा है कि इंस्टेंस इज असाइंड टू अ रेफरेंस वेरिएबल इन सर्विस मेथड। और yes, if we supply a scope attribute with this element, the JSP use bin element can either build a new bin or access a pre-existing one। मतलब अगर बिन बना हुआ है तो अगर पहले से बना हुआ है तो उसे रिट्रीव किया जाएगा, और अगर वो पहले से नहीं बना है तो नया बनाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कोड देखो तो यहाँ पे पहले जब हमने ये लाइन लिखी अपने जेएसपी पेज में, ये लाइन, तो इंटरनली क्या हुआ? पार्ले इज इक्वल टू, पहले उसको ढूंढा गया। हमने स्कोप नहीं लिखा है तो उसको करंट पेज में ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले बनाया ही नहीं है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नल होगी। और अगर नल है तो फिर उसको नया बनाया गया। देखो न्यू v4u.itemBin। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये वाला इंटरनली। फिर बाकी की चीजें आप देख सकते हो, जहां पे हमने गेट प्रॉपर्टी लिखा है ना, देखो गेट प्रॉपर्टी, वहां पे आप देखो गेट आई कोड, गेट आई नेम, ये दोनों ही मेथड देखो हमने तो कॉल नहीं की, सिस्टम ने कॉल की। लेकिन सिस्टम ने कॉल की, किसी भी मेथड को कॉल किया जाता है तो वो मेथड होनी चाहिए, और हमने यहाँ पे देखो उसे बना के रखा है, गेट आई कोड, गेट आई नेम। अगर ये मेथड हमने नहीं बनाई होती इस तरह से तो सिस्टम जब ये लिखता और रन करता तब एरर आ जाती। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ऐसा कहता सिस्टम हमें, अगर हमने वो मेथड नहीं लिखी होती तो।
फिर जब सेट प्रॉपर्टी किया हमने यहाँ से, तो देखो सेट प्रॉपर्टी के वक्त भी उसने हमारी मेथड कॉल की और उसको वैल्यू दी ये 101, तो वो इंटरनली उसने किया दोनों के वक्त। ये तो सब इंटरनली होता है एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी सर्वर। ये कोड जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्वलेट जो जनरेट होती है इंटरनली जेएसपी के ट्रांसलेशन से, इट डिपेंड्स ऑन दी सर्वर, मतलब कैसा कोड उसमें किस तरह से होगा डिपेंड्स ऑन सर्वर। बट हमें जो ध्यान में रखना है वो ये चीज है, जेएसपी यूजबिन आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट, स्कोप भी यूज कर सकते हैं, आइटम नेम, आइटम कोड, रिट्रीव करने के लिए गेट प्रॉपर्टी, सेट करने के लिए सेट प्रॉपर्टी। आया समझ में फ्रेंड्स? हैज एनीबॉडी एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब देखो हम यहाँ, सर यस सर वो अगर हमको ना क्या कहते हैं गेटर सेटर के बिना यूज करना हो तो हम कर सकते हैं, या कि गेटर सेटर मेथड कंपलसरी है? क्या सर गेटर सेटर मेथड कंपलसरी है या हम उसके बिना भी नहीं नहीं, वो बीन्स कंपलसरी है। देखो अभी आपने देखा ना, ये जो इंटरनली जो सर्वलेट बनी, ये इंटरनली जो सर्वलेट बनी है उसमें आप देखो यहाँ पे कोड में, यहाँ पे जहां पे हमने गेट प्रॉपर्टी लिखा है तो इंटरनली क्या हुआ, इंटरनली गेट आइटम कोड कॉल हुआ ना, उसी तरह से गेट आई नेम भी कॉल हुआ। और अगर हमने ये गेटर सेटर मेथड नहीं लिखी है तो वहां पे एरर आएगी। सपोज आप जो कह रहे हो हम उसको ट्राई करते, चलो यहाँ पे ये जो गेट आइटम नेम वाली है ना, इसको हम कमेंट दे देते हैं, ठीक है। अभी किसको हमने कमेंट दिया, गेट आई नेम, मतलब कि आइटम नेम को जहां पे हम रिट्रीव कर रहे हैं जहां पे भी, वहां पे एरर आएगी। अब हमने चेंजेस किए हैं क्लास में तो उसे कंपाइल करना होगा, कंपाइल किया है तो उसे दोबारा वहां पे रखना होगा हमें, कहां पे, वेब आईएनएफ में, क्लासेस में, V4U में, और फिर सर्विस को रिस्टार्ट करना होगा। नो सच मेथड एरर, v4u.itembin.iname, देखा आपने, वो पर्टिकुलरली आपको यही कह रहा है कि आप ये गेटर मेथड लिखना भूल गए हो, है ना। वो एक्सपेक्ट कर रहा है गेट आईनेम मेथड, लेकिन आपके क्लास में आईनेम मेथड है ही नहीं। आया समझ में? इसको निकाल यस दें सर। और सेटर पे कमेंट कर दे। चलो आइटम कोड के लिए सेटर पे कमेंट कर देते हैं। तो अब जहां पे हमने आइटम कोड को सेट किया है ना, वहां पे वो एरर देगा। Cannot find a method to write property, write property, प्रॉपर्टी में राइट करने के लिए, कुछ स्टोर करने के लिए मेथड नहीं मिल रही। कौन सा टाइप की, इंटीजर वाली, कौन सा बिन, V4U आइटम बिन, आई कोड, इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी आई कोड को राइट करने के लिए मेथड नहीं मिल रही उसको। आया समझ में? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। શિવાંગી બેન જાજા દિવસે આવ્યા છે? નહીં સર, હું કાલે બહાર હતી. See, it is okay. Now let us do one thing. अभी हमने यहाँ पे स्कोप मेंशन नहीं किया है, तो ये बिन करंट पेज में स्टोर हुआ है,
हमने देखा अभी जेएसपी सर्विस में वो स्टोर हुआ। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा पेज है ना जेएसपी पेज, उसको यहाँ पे हेडर में मैं नाम दे देता हूं पेज 1। ठीक है, अब मैं ये पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं और दूसरी फाइल में पेस्ट कर देता हूं, और इस फाइल का मैं नाम रखता हूं जेएसपी आइटम 1। प्रीवियस फाइल थी उसका नाम जेएसपी आइटम था, इसका नाम जेएसपी आइटम 1, और यहां पे हम कह देते हैं पेज 2। ठीक है, अब देखो वहां से हमने बिन को सेट करवाया है, ठीक है, पेज 1 से, और यहां पे हम उसकी वैल्यू को रीड करने का प्रयत्न करते हैं। सेट करने का जो कोड है वो यहां से निकाल देते हैं। ये जो दूसरा पेज है हमारा, इसमें केवल क्या कोड रखा मैंने, ऑब्जेक्ट को रिट्रीव किया, ऑब्जेक्ट को रिट्रीव किया और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्प्ले किया। bin demo page 2 use bin id equal to parley and class equal to this, item code equal to this and item name equal to this। केवल मैंने यहाँ पे उनको रीड करने का प्रयत्न किया है, सेट नहीं किया है। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरा पहला पेज है ना जेएसपी आइटम, यहां से लास्ट में मैं रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता हूं, जेएसपी फॉरवर्ड, कौन से पेज पे, जेएसपी आइटम 1। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा वो ये पहला पेज रन होगा तो उसमें से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी जेएसपी आइटम 1 को, जो नेक्स्ट पेज बनाया उसमें। तो फॉरवर्ड होगी रिक्वेस्ट, लेकिन फॉरवर्ड होने से पहले ये सब कोड रन हो जाएगा। कोड रन होगा तो उसमें बिन भी बनेगा और बिन की प्रॉपर्टी भी सेट होगी, है ना, यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी लिखा है, तो बिन की प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी, मतलब 101 और पार्ले जी, और फिर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आके हमने क्या किया, अगेन हमने उसी नाम के बिन को एक्सेस किया और उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्प्ले किया। ठीक है, अब हम इसको सर्वर पे रखेंगे, जेएसपी आइटम और जेएसपी आइटम 1 दोनों जेएसपी पेजेस को अभी हमें सर्वर पे रखने हैं। ठीक है, अब मैं रन कराऊंगा जेएसपी आइटम पेज को, आइटम 1 को मैं रन नहीं कराऊंगा, मैं केवल जेएसपी आइटम को रन कराऊंगा, उसमें से फॉरवर्ड होगी रिक्वेस्ट आइटम 1 को। देखो तो ये कौन सा पेज रन हो गया, पेज 2 का आउटपुट आ गया। नोटिस करने जैसी बात यह है कि यहाँ पे यूआरएल जो है वो प्रीवियस पेज का है, यूआरएल जो है वो प्रीवियस पेज का है, पेज रन हो रहा है पेज 2, मतलब आइटम बिन 1.jsp रन हो रहा है, और फिर उसमें डेटा क्या आया, 0 और एम्प्टी। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब यहाँ से पहले पेज में जब बिन बना, यहाँ पे जब बिन बना तो हमने स्कोप यूज नहीं किया, और स्कोप यूज नहीं किया तो डिफॉल्ट स्कोप उसका करंट पेज होता है, मतलब पेज कॉन्टेक्स्ट। तो ये बिन इसी पेज में यूज हो सकता है। अब हमें सपोज कि सेकंड पेज जो है उसमें भी उसे हमें एक्सेसिबल करवाना है, तो हम उसको रिक्वेस्ट में स्टोर कर सकते हैं, सेशन में स्टोर कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन में कहीं पे भी हम इस पार्ले बिन को यूज कर सके, ऐसा करना है तो स्कोप की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन। अब देखो, अब मैं यहाँ पे स्कोप यूज करता हूं, स्कोप इक्वल टू
रिक्वेस्ट। तो अब ये बिन कहां पे स्टोर होगा? पहले पेज कंटेक्स्ट में स्टोर हो रहा था, अब ये स्टोर होगा करंट रिक्वेस्ट में। तो अब मैंने चेंजेस किए हैं जेएसपी आइटम को, तो यहां से मैं जेएसपी आइटम को दोबारा सर्वर पे ओवरराइट करता हूं और फिर मैं यहां से जेएसपी आइटम को सॉरी, लेट अस रिस्टार्ट दी सर्विस। हाँ जेएसपी आइटम में हमने स्कोप लिखा रिक्वेस्ट, तो यही स्कोप हमें मेंशन करना होगा आइटम 1 में भी, दूसरे पेज में भी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये स्कोप नहीं लिखेंगे, एक्चुअली होता क्या है, जब हम जेएसपी यूज बिन लिखते हैं ना, तो पहले प्रयत्न किया जाता है इस नाम के बिन को ढूंढने का। अगर वो ढूंढने पर नहीं मिलता तो उसे नया क्रिएट किया जाता है, लेकिन ढूंढे कहां पर? कहां पर ढूंढे? कहां पर ढूंढे, उसके लिए हमें ये स्कोप बताना पड़ता है। अगर हम स्कोप नहीं बताएंगे, स्कोप नहीं लिखेंगे हम, तो इस बिन को करंट पेज में ढूंढा जाएगा, और करंट पेज में तो पार्ले नाम का बिन है ही नहीं। इसलिए हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कि भाई उसे ढूंढना कहां पे है? रिक्वेस्ट में। देखो ये अपना पेज 2, उसमें 101 और पार्ले जी। यहाँ पे हमने पेज 1 में जो बिन बनाया गया, उसमें जो डेटा रखा गया, उस बिन को हमने नेक्स्ट पेज में एक्सेस किया, तो ये शेयरिंग बिन्स हो गया। बिन को शेयर किया, कैसे शेयर किया? बिन को बना के रखा रिक्वेस्ट में, और दूसरे पेज में उसी रिक्वेस्ट से बिन को निकाला। बट ये मैकेनिज्म, रिक्वेस्ट शेयरिंग वाला मैकेनिज्म, अभी जो हमने शेयरिंग किया वो रिक्वेस्ट में रखकर शेयरिंग किया, वो कब काम करेगा? जब दोनों पेज में सेम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है तब। और इस केस में दोनों पेज में सेम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने जेएसपी फॉरवर्ड किया है, और फॉरवर्ड क्या करता है? करंट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट पेज। यहाँ पे जो लिखा है ना हमने पेज एट्रीब्यूट में, जो पेज लिखा है वहां पे वो करंट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। तो वही रिक्वेस्ट जो पेज 1 को मिली थी, वही रिक्वेस्ट नेक्स्ट पेज को मिलेगी, और उसमें से बिन को निकालकर डिस्प्ले किया जाएगा। आया समझ में? अगर इसका कोड देखना चाहते हो आप, तो देखो ये अपना पहले पेज का कोड, यहां पे देखो ये पार्ले इक्वल टू, अब स्कोप हमने मेंशन किया है, तो उसको कहां पे ढूंढा गया? रिक्वेस्ट स्कोप में। पहले यहाँ पे पेज स्कोप लिखा था, उसको रिक्वेस्ट स्कोप में ढूंढा गया, नहीं मिलेगा, पहले पेज में वो नहीं मिलेगा, तो उसको नया बनाया गया। देखो यहाँ पे नया बनाने की लाइन लिखी है, देखना ध्यान से, ये लाइन यहाँ पे लिखी है जावा का, प्योर जावा का कोड ऑब्जेक्ट बनाने का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज को। देखो नेक्स्ट पेज को देखो आप, उसमें जेएसपी सर्विस मेथड को देखो, देखो यहां पे भी बिन को ढूंढने का प्रयास किया गया। कहां पे ढूंढने का प्रयास किया गया? रिक्वेस्ट में, और अब वो मिल जाएगा, अब वो मिल जाएगा, इसलिए ये लाइन रन नहीं होगी, क्योंकि वो नल नहीं होगा, वो बन चुका है प्रीवियस पेज में, इसलिए ये लाइन अब यहां पे रन नहीं होगी।
लेकिन कोड अगर आप देखो तो दोनों का सेम है। ये बट पहले पेज में ये लाइन रन होगी क्योंकि पार्ले नल होगा, दूसरे पेज में पार्ले नल नहीं होगा, इसलिए ये लाइन भी रन नहीं की जाएगी। ये सब इंटरनली होता है फ्रेंड्स, आपको ये पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज आपको तो केवल जो मतलब है वो ये इस कोड से मतलब है, कहीं पे भी जावा का कोड नहीं है। हैज एनीबॉडी एनी क्वेश्चन क्वेरी फ्रेंड्स? नो सर। ओके, अब No, देखो, sir. ओके यहाँ पे हमने लास्ट में एक चीज देखी थी कि कंडीशनली क्रिएटिंग बिन्स, शायद आपको याद हो, क्रिएटिंग बिन कंडीशनली मतलब कि बिन को बनाते वक्त हम ये सिंटेक्स अभी यूज कर रहे हैं, देखो ये सिंटेक्स हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की सिंटेक्स भी यूज कर सकते हो। अगर कुछ स्टेटमेंट्स आप रन करवाना चाहते हो, अगर बिन नया बन रहा है तो कुछ स्टेटमेंट आप रन करवाना चाहते हो तो यहां से आप करवा सकते हो। देखो ये उसका एक एग्जाम्पल था जो थोड़ा बड़ा था। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे मैं वो जो सिंटेक्स अभी हमने देखी कंडीशनली बिन बनाने की वो यूज करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे जो एंड कर दिया है, स्लैश है ना, एंड स्लैश, उसको मैं निकाल देता हूं, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूं JSP कॉलन यूज बिन, ठीक है। यहाँ पे मैं उस टैग को ओवर कर रहा हूं। तो अब क्या होगा कि ये पूरा कोड JSP यूज बिन के अंदर आ गया, ठीक है। और ये कोड कब रन होगा? अगर इस लाइन में नया बिन बन रहा है तो ही ये कोड रन होगा, अदरवाइज नहीं। JSP गेट प्रॉपर्टी वाला, अब ये जो गेट प्रॉपर्टी वाला कोड है एक्चुअली वो तो डिस्प्ले करने का है, तो उसे निकालकर हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट प्रॉपर्टी वाला कोड, ठीक है। अगर यहाँ पे नया बिन बनता है तो हम उसको वैल्यू दे रहे हैं 101 और पार्ले जी, फिर उसको डिस्प्ले किया, बिन को रखा कहां पे है? रिक्वेस्ट में। बिन को रखा कहां पे है? रिक्वेस्ट में। ध्यान से देखना, ये दोनों लाइंस जहां पे प्रॉपर्टी सेट की है 101 और पार्ले जी, ये दोनों लाइंस तभी रन होगी अगर यहां पे नया बिन बन रहा है तो, ठीक है। अगेन मैं इस JSP फॉरवर्ड वाली लाइन को निकाल देता हूं यहां से, ठीक है। इतना ही रखा मैंने इस पेज में, JSP यूज बिन लाइन, उसके अंदर सेट प्रॉपर्टी, अगर बिन बनता है तो प्रॉपर्टी सेट होनी चाहिए, और फिर उसको डिस्प्ले कर रहा हूं। अब हम केवल इस पेज को टेस्टिंग करेंगे। यहां से मैंने JSP फॉरवर्ड वाली लाइन निकाल दी है, तो नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड नहीं होगी रिक्वेस्ट, करंट पेज डिस्प्ले होगा। देखो ये JSP पेज 1 अपना रन हुआ और उसमें आइटम कोड क्या आया? 101 और आइटम नेम पार्ले जी। वो दोनों कहां से आया? यहां से, क्योंकि ये लाइन जब रन हुई तो बिन क्रिएट हुआ तो ये दोनों लाइंस रन होगी और उसमें वैल्यू स्टोर होगी। अब JSP के अनुवाद से जो सर्वलेट बनी है उसको अगर हम देखें तो पहले यहाँ पे केवल 2 लाइंस लिखी थी, इफ पार्ले इक्वल टू नल, उसके अंदर केवल 2 ही लाइन थी, देखो इस तरह की, है ना। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहा था, यहाँ पे क्लोज हो गया था। लेकिन अब अगर आप देखो तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर
और भी कुछ लिखा है, और वो जो लिखा है वो क्या है, सेट प्रॉपर्टी, आइटम कोड 101 और आइटम नेम पार्ले जी। ये सब कुछ किया गया इस कंडीशन के आधार पे। प्रीवियस में क्या था, पहले केस में कि यहाँ पे केवल 2 लाइन लिखी थी केवल बिन को बनाने की। अब अगर बिन नया बनता है तो जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा है, जो कुछ भी लिखा है वो सब रन होगा। इसका मतलब कि ये कंडीशन के अंदर जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक को नाम क्या दिया गया, क्रिएटिंग बिन कंडीशनली। मतलब कंडीशनली बनते हैं बिन और कुछ कंडीशनली यहाँ पे रन भी होता है। अब यही चीज हम करेंगे कहाँ पे, अपने नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज जो हमारा है उसमें भी हम यही चीज करेंगे कि यहां से स्लैश निकाल देंगे और फिर यहाँ पे JSP यूज बिन को ओवर करेंगे और उसके बीच में यहाँ पे जो 2 लाइन्स है ना JSP सेट प्रॉपर्टी वाली, वही दोनों लाइन्स हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन आइटम का कोड देंगे 102 और आइटम की वैल्यू देंगे ब्रिटानिया। तो अब क्या होगा, अब जब ये हमारा नेक्स्ट पेज रन होगा, पेज 2, तो पार्ले नाम के बिन को ढूंढा जाएगा करंट स्कोप। कौन सा स्कोप, रिक्वेस्ट में। अगर वो नहीं मिलता तो नया क्रिएट होगा, और अगर वो नया क्रिएट होता है तो उसके अंदर लिखी लाइंस रन होगी। अगर ये अंदर लिखी हुई लाइंस रन होती है तो आइटम का कोड 102 और आइटम का नेम आएगा ब्रिटानिया, और फिर हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हमने पेज 1 में, मतलब नेक्स्ट पेज में, और फिर ये नेक्स्ट पेज को हम ओवरराइड करवाएंगे और अब हम यहाँ से रन करवाएंगे पेज 1 को। ओके, सॉरी, पेज 1 को डायरेक्टली रन करेंगे तो पार्ले नाम का ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। एक्चुअली पेज 1 को डायरेक्टली रन नहीं करना है, प्रीवियस पेज रन होने के बाद उसको रन करना है। तो प्रीवियस पेज रन हो इसलिए अपने को यहाँ पे प्रीवियस पेज में JSP फॉरवर्ड और पेज इक्वल टू नेक्स्ट पेज JSP आइटम 1.jsp। ठीक है, तो अब क्या होगा कि पेज 2, मतलब ये पेज, नेक्स्ट पेज रन होने से पहले ये सब कुछ रन हो जाएगा, तो पार्ले नाम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब जब नेक्स्ट पेज रन होगा तो उसमें जब ये लाइन रन होगी तो ऑलरेडी पार्ले नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, तो ये लाइंस रन नहीं होगी। ये लाइंस रन नहीं होगी इसका मतलब आइटम कोड 102 भी नहीं होगा, आइटम नेम ब्रिटानिया भी नहीं होगा, और जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसी का डेटा वहां पे रिट्रीव होगा पेज 2 में भी। ठीक है, हमने पेज, अभी हमने ये पहले पेज में चेंज किया है, तो हम पहले पेज को सर्वर पे रखते हैं और रन करेंगे इस पहले पेज को। देखो, पहला पेज रन हुआ, उसमें से फॉरवर्ड हुआ पेज 2 पे, पेज 2 रन हुआ और पेज 2 में भी आइटम कोड 101 और पार्ले जी ही रहा है। हमने जो पेज 2 में प्रयत्न किया ब्रिटानिया और 102 करने का, वो दोनों लाइंस रन नहीं हुई। ये दोनों लाइंस रन इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पे कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बना। अगर यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना होता तो ये दोनों लाइंस रन होती। अगर मैं यहाँ से स्कोप को निकाल दूं तो यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनेगा और ये दोनों लाइंस रन भी होगी। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशनली भी हम बिन क्रिएट कर सकते हैं। आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। हम MVC डिस्कस करेंगे और बिन के बारे में कुछ और भी डिस्कस करेंगे ज़्यादा नेक्स्ट सेशन में। तो किसी को कुछ अगर पूछना हो, कहना हो तो पूछ सकता है, डाउट हो तो भी कह सकता है। नो सर।